नमस्कार। अनकट में आज हम बात करेंगे कैप्टन अजय यादव से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो अपनी बेबाक अंदाज और खुले तौर पर बोलने के लिए हरियाणा की राजनीति में ही नहीं देश की राजनीति में भी जाने जाते हैं। कैप्टन अजय यादव, आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि आप हमेशा ही अपने बेबाक तरीके के लिए जाने जाते रहे हैं। हमेशा आपने बात अपनी दिल की कही और खुले तौर पर कही है। मौजूदा राजनीति घटनाक्रम जो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो अभी विधानसभा के चुनाव थे, तमाम एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस लीड कर रही है और हमें भी ग्राउंड लेवल पे ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि हम सत्ता में वापस नहीं लौट रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ईवीएम मशीन है उस पर मेरा भरोसा उठ गया है और उसका मुख्य कारण ये है कि मेरी जो इन लॉज का गांव है, जहाँ मैं हमेशा 1500-1600 वोट से लीड करता था, वहाँ मैं केवल 7 वोट से जीता। मैं अपने गांव से, जहाँ मैं 800-900 वोट से लीड करता था, वहाँ केवल 350-400 से लीड किया मैंने। तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ 99% जो चार्ज थी जो ईवीएम मशीन्स, वो जो है दिखा रही हैं बीजेपी को, जहाँ पर 74% हैं वो कांग्रेस को दिखा रही है। तो ये तो वन ऑफ द फैक्टर्स है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी बातें ईवीएम पे हम थोप दें। क्या है कि बीजेपी ने एक फंडा बना लिया है कि एक स्टेट में जिता दो और फिर 3 स्टेट में कांग्रेस को हरा दो, ताकि कांग्रेस वाले ये ना कह सकें कि ईवीएम में कोई कमी है। और ये बात अखिलेश यादव भी कह चुके हैं, बाकी नेताओं ने भी खूब कहा है कि अगर केंद्र में सरकार आती है हमारी, तो हम ईवीएम मशीन है इसका हम बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि 3 में मतलब कांग्रेस को जिता दो फिर हरा दो, इस तरह का गेम प्लान में बीजेपी को जिता दो और एक में कांग्रेस को। हाँ, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो ये जो है एक तरीके से आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। जापान से, जहाँ से ये मशीन बनी है, वहाँ पर बैलेट पेपर से इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। चीन में भी जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो जब पूरा विपक्ष ये बात कह रहा है कि ईवीएम मशीन का उपयोग ना करें, तो क्या कारण है कि भाई ये वाजिब है कि हम तो इसी से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा मुद्दा रहा है कि जो टसल रही, पार्टी की अंदरूनी टसल रही, और हर व्यक्ति ये 3-4 लोग ये अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे थे, जबकि पहले आंकड़े आने चाहिए। चुनाव के बाद जब आपकी 45-50 सीट आ जाएं, उसके बाद फिर आप अपना क्लेम कीजिए, आप बोलिए कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा और मैं इस लायक हूँ नहीं हूँ। उसके बाद विधायक अपनी राय देते हैं, उसकी ऑब्जर्वर्स आते हैं और वो अपनी राय जाकर कांग्रेस प्रेसिडेंट को देते हैं, और उसके बाद वो जो फैसला लेते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है। ये आज से नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ यही प्रणाली चलाई जा रही है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। लेकिन जो है इससे जो है लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी, और मेरा ये मानना है कि मैं भी कह सकता था कि मैंने मुख्यमंत्री बनना है, मैं भी जो है 25 साल एमएलए रहा हूँ, लेकिन मैंने इस बात को दरकिनार किया और मैंने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो जितना मुझे बोलना चाहिए था मैं पार्टी की लाइन बोलता रहा। और मैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उनको ही अपना नेता मानता हूँ। मैं किसी स्टेट के नेता का पिछला गुण नहीं हूँ, ना कभी रहा हूँ। लेकिन आपके चुनाव में भी ये देखा गया, जब चिरंजीवी के कुछ ऐसे पोस्टर्स आए कैप्टन अजय यादव, जिसमें लिखा हुआ था डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट करके चीज़ों को आगे किया। नहीं, देखो ऐसा है कि वो डिप्टी सीएम जनता की एक मांग थी कि भाई वो किया जाए, और सीएम में और डिप्टी सीएम में बड़ा अंतर है। बिल्कुल। डिप्टी सीएम तो मिनिस्टर ही होता है एक तरीके से। मैं तो यही बोलता था कि मिनिस्टर बनेगा और जो है वही बनेगा। तो आप देखिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे प्रभारी थे वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गए। अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, जब उनसे मैंने बात की, बोलते मैं आइसोलेशन में हूँ। अगर आप आइसोलेशन में हैं तो आप अपना पदभार छोड़ दीजिए,
आप बोल देते हाईकमान को भी मेरे बस की बात नहीं है, किसी और को जो है चार्ज दे दीजिए। हमारा जो पीसीसी प्रेसिडेंट जो है वो चुनाव लड़ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन और जो मैनेजमेंट की जो होनी चाहिए थी वो नहीं पीसीसी और एआईसीसी के बीच में, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। अब जैसे मेरे यहाँ प्रफुल्ल एआईसीसी के सेक्रेटरी वो आके बोले कि राहुल गांधी जी का आपके हलके में और ये 3-4 हलके हैं इसमें रोड शो होगा और आप तैयारी कीजिए। हमने पूरा जनता को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोल दिया। उसके बाद दो दिन तक मैं वेट किया, कोई मैसेज नहीं। फिर मैंने जो है, आपको कोई जवाब ही नहीं दिया? कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने अपने कौशल विद्यार्थी से बात करी, अलंकार से बात करी, बीजू जी से बात करी और बड़ी मुश्किल से विनोद गोपाल जी से मेरी बातचीत हो सकी। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि टेंट ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि जब प्लान नहीं था तो हमारी फजियत क्यों हुई। फिर उसके बाद शैलजा जी ने कहा कि मैं आपके यहाँ आ रही हूँ, मुझे खुद उन्होंने फ़ोन करके कहा। फिर कहने लगे मुझे चॉपर नहीं मिल रहा। तो आप बताइए कि ये इस प्रकार की बातें क्यों हो रही थी। अब जैसे मेरी डिमांड थी, बाडाड़ा में मेरी डिमांड थी, मेरी भवानी खेड़ा में डिमांड थी, दादरी में थी, गुड़गांव से भी लोग कह रहे थे मेरे को आओ, लेकिन आप मेरे को जो है इंटीमेट ना करें। कैंडिडेट बेचारा खुद मुझे बोल रहा है। तो जो पीसीसी का जो कंट्रोल रूम था वो कर क्या रहा था, मुझे ये भी नहीं पता। मेरी और भी कई जगह से डिमांड आई होगी, मैं ये नहीं कहता कि केवल वहाँ हाँसी से भी आई होगी, वहाँ पर भी ज़रूरत थी लोगों को। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो जिम्मेवारी पीसीसी को निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई, और जो हमारे प्रभारी महोदय थे वो तो वेंटिलेटर पे थे। क्या आपको लगता है कि वो जानबूझ के टिकटों के बंटवारे के बाद अस्पताल चले गए थे कि मैं अपना पल्ला झाड़ लूं या मैं अपने आप को अलग थलग कर लूं? उनकी वर्किंग पे तो पहले ही प्रश्न चिन्ह बहुत लग चुके थे और राहुल गांधी जी को मालूम था, खड़गे जी को भी मालूम था। उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ? उसके बावजूद भी जो है उन्हीं को रखा। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक हो सके पार्टी को इस बारे में, अभी हमारे चुनाव हमारे होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं, हमारे चुनाव अभी जो है महाराष्ट्र में होने हैं, और वो दो बड़े, और महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है। अगर उसी प्रकार की जिस प्रकार से अब मिस मैनेजमेंट हो रही है, अगर वहाँ भी होगी तो हमें कुछ लेसन लेना चाहिए इससे। कैप्टन अजय यादव, कितनी तकलीफ है इस वक्त आपके अंदर? हालांकि आपका चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा है, कितनी तकलीफ है? तकलीफ इस बात की है कि मैं चेयरमैन हूँ एआईसीसी ओबीसी डिपार्टमेंट का, जो कि टोटली टूथलेस है। हमें ना एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी में बुलाया जाता है, ना हमें जो है सीईसी में इनवाइट करके बताया जाता है। ओबीसी की आप बात करते हैं कि ओबीसी जो है कास्ट सेंसस की आप बात करते हैं, लेकिन जो है हमारे हरियाणा में ही जो पोस्टर लगे हैं उसमें केवल 4 लोगों की फ़ोटो है। उसमें किसी वैश्य समाज के लोग की नहीं है, किसी पंजाबी समाज के लोग की नहीं है, किसी ब्राह्मण समाज के लोग की नहीं, किसी ओबीसी के लोगों की नहीं है। क्या केवल 4 लोग ही कांग्रेस हैं क्या? जो जीत हुई है कांग्रेस की कहाँ हुई है? सिरसा में, यमुनानगर में, एक कैथल में और एक रोहतक झज्जर में, बाकी सब जगह हम साफ हो गए। इसका कारण क्या है कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर है, जो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। आपको हर वर्ग को साथ लेके चलना पड़ेगा। 2005 में हमने जो है ओपी जिंदल साथ थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, सुरेंद्र सिंह जी थे, मैं था, राविंदर जी थे, और हमारे सरदार हरपाल सिंह जी थे। यानी कि हर कम्युनिटी की तरफ से लोग थे, ओपी जिंदल थे। तो तब जाकर जो है पार्टी 67 सीट लेके आई थी। अब 3 इलेक्शनों में लगातार जो है, उसके बाद 2009 में 40 पे आ गए, उसके बाद हम 31 पे आ गए, अब 35 पे आ गए। जबकि उम्मीद कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा था, और चिरंजीव के बारे में तो कोई कह ही नहीं रहा था कि ये चुनाव हारेगा। उसी प्रकार से मंजू चौधरी है, वो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 348 वोट से जिताकर ये दर्शा दिया कि जैसे ईवीएम मशीन बिल्कुल ठीक है। हमारे कई ऐसे ब्रजेंद्र सिंह सबसे कम वोटों से 32 वोटों से हरा है। मतलब कि देखिए ऐसा है कि इन्होंने जिनको हराना था
उनको हरा दिया, और जिनको इन्होंने जिताने की बात करनी थी, अब उन एरियाज़ में इन्होंने फोकस किया जिन एरियाज़ में अंडर रिप्रेजेंटेशन है। अब हमारा अहिरवाल बेल्ट है, 11 की 11 सीटों में से केवल एक सीट आई है, 6 और हाँ 11 में से जो यादव बेल्ट है उसमें सिर्फ एक केवल एक सीट आई है नांगल चौधरी की, बाकी सब साफ है। पिछली बार दान सिंह और चिरंजीव थे, वो भी साफ हो गए। भाई आफ्टर ऑल जो है, लोग कहते हैं कि इंद्रजीत का जो है वर्चस्व है, हाँ, वो कुछ नहीं है। उनकी जो बेटी है वो ट्रेल कर रही थी, और उसके ऊपर भी, और उस पर संशय इस बात का है कि वो उनको जिताया गया वहाँ से। सो इस बात के भी जो है आरोप लग रहे हैं। अतरलाल जी वहाँ लीड कर रहे थे, वहाँ जो बीएसपी के थे, वहाँ पर भी संशय ही है। अब इंद्रजीत को जो है पूरा मीडिया कह रहा है कि राव साहब ने तो कमाल कर दिए, राव साहब ने कमाल कर दिए। अरे कमाल तो ईवीएम का है, कमाल हमारी मिसमैनेजमेंट का है, कमाल ये कि हम लोगों ने सबको तवज्जो नहीं दिया। शमशेर गोगी भी आपकी तरह खुलकर बोल रहे हैं, कल से इनफैक्ट बहुत भावुक होकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं, ये हुड्डा कांग्रेस लड़ रही थी इसलिए हार हुई। देखो जी, मैं ये बात तो कहूँगा नहीं, क्योंकि अपनी मर्यादा में होके मैं बातचीत करना चाहूँगा। मैं इतना अवश्य कहूँगा कि केवल 4 लोग थे जो पार्टी को चला रहे थे, और मैं समझता हूँ कि वो 4 लोग कौन थे? अब इसका तो आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कौन कौन लोग थे। देखिए, शैलजा जी का नाराज़ होना पार्टी को नुकसानदायक रहा, उनका कंपेनिंग से दूर रहना वो पार्टी को गलत मैसेज दे गया, उससे जो है दलित वोट्स पे, जो है हमारा एससी वोट्स है, उस पर फ़र्क पड़ा हमारा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से आपने हर जाति को आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, तो फिर दूसरी जातियों ने, अब ओबीसी जो है, ओबीसी हमारे साथ क्यों आएगा जब आप ओबीसी के लोगों को प्रॉपर। अब आप देखिए चंद्र प्रकाश को मैंने सजेस्ट किया, उसको लड़वा रहे थे नलवा से, मैंने कहा उनको आदमपुर लड़ाओ, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप इस बात से आप अजय माकन जी से पूछ लीजिए, आप और लोगों से पूछ लीजिए। मैंने कहा कि वहाँ पर जो है इनकी फैमिली के नज़दीक रहा है, वहाँ पर जांगड़ा समाज के और बैकवर्ड समाज के सबसे ज़्यादा लोग हैं, जो BCA के लोग हैं, और वो जीत गए वहाँ से। तो आपको लगता है कि सबसे पहले तो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वही गलत हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट, कम से कम 15-16 टिकट ऐसी थी जो मैं आपको, शारदा राठौर की टिकट गलत काटी, चित्रा सरवारा की टिकट गलत काटी, ऐसे में कितने उदाहरण आपको दे सकता हूँ जो। लेकिन कैप्टन अजय यादव, आज इस बात पर बैठ के आग बबूला होना, आज घुटन महसूस होना, ये तब क्यों नहीं सबने कहा जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, तब सब अपने अपने चुनाव में लग गए, तब क्यों नहीं ये कहा? कौन था? तो आज कोई सुन रहा है? लिस्ट निकलती, आज भी कोई नहीं सुन रहा। आज भी कोई नहीं। तो कितनी ये पीड़ा नहीं है आपको? अभी तक आपने पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगा दी, ये पीड़ा नहीं है? अपने जीवन के 37 वर्ष मैंने पार्टी के लगाए हैं। 50 साल से आपका गढ़ रहा। 70 साल से, हाँ। 70 साल से 70 ईयर्स। 10 दफा मेरे परिवार से लोग जो हैं 10 बार बने हैं, एक बार मेरे चाचा रहे हैं, 11 बार हम लोगों ने इस एरिया को रिप्रेजेंट। हाँ, तो 50 साल से ज़्यादा का गढ़ रहा आपका टूटा, ये तो मतलब मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रही हूँ। 70 साल से हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसके बावजूद अगर ये आप कह रहे हैं कि कोई सुनाई नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, ना पहले कोई सुन रहा था ना आज कोई सुन रहा है, तो फिर तो उसका नुकसान तो फिर झेलना पड़ेगा ना। अगर इसी प्रकार से ये अगर झारखंड में और महाराष्ट्र में करेंगे, क्या है, एक जो सोनिया जी के टाइम में ऐसा होता था कि भी हम जब कभी भी टाइम मांगते थे, मिलता था, उनसे मिलता था, वो बात करती थी, हमारे से वार्तालाप करती थी, पूछती थी भाई कोई दिक्कत है, समस्या है, क्या है, नहीं है। आज के दिन तो कोई मिलता ही नहीं है। अब खड़गे जी से आप मिलिए, लेकिन सोल्यूशन तो कौन निकालेगा? तो आपने कहा सोनिया गांधी मिलती थी, खड़गे जी के नहीं, पास जाएंगे, मुलाकात ही नहीं होती, लेकिन सुनवाई नहीं होती। लेकिन जो हमें वहाँ से जो डिसीजन मेकिंग जो बात है वो हो नहीं पाती है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी जी का मुख्य रोल है आज के समय में। हाँ, और मैं समझता हूँ कि जितना इंटरेक्शन हमारा सोनिया जी से था, आज के टाइम हमारा
इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप मुझे बताइए कि मैं चेयरमैन ओबीसी डिपार्टमेंट हूँ मैं, और एज चेयरमैन ओबीसी डिपार्टमेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोस्ट है ये एक तरीके से टूथलेस पोस्ट है। हमारे कहने से ना तो हमें सीईसी बुलाया था, ना सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड मीटिंग बुलाया था। हमने कितनी दफ़ा बोला है, अगर हम वैसे बात नहीं कर सकते, कम से कम अपनी वहाँ आवाज़ तो हम उठा सकते हैं। कास्ट सेंसस की बात करते हैं, कास्ट सेंसस आज तक कर्नाटका में पूरा हो चुका है, उसको आज तक पब्लिश नहीं किया। तेलंगाना में आज तक शुरू नहीं हुआ है, हिमाचल में शुरू नहीं हुआ है। जब राहुल गांधी जी का एजेंडा ही अगर इसको अगर लागू नहीं कर रहे हैं तो उसका मैसेज क्या जाएगा जनता में। और हरियाणा जो हम हारे हैं वो हम अपनी गलतियों से आ रहे हैं। कुछ ईवीएम का है मैं मानता हूँ, लेकिन साथ साथ हमारी बहुत गलतियाँ हुई हैं। हम लोगों ने इसको, हमने अपना पर्सनल एजेंडा आगे रखा और पार्टी को हमने पीछे रखा, इसलिए जो है हम लोगों ने लेकिन कैप्टन अजय यादव, बात तो फिर वहीं पर आके आ जाती है। अगर आप कहते हैं इंट्रैक्शन नहीं होती, राहुल गांधी भी अगर सुनवाई नहीं कर रहे, अगर आगे से वो लीड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो डिसीजन नहीं हो पा रहा, लोगों को अकाउंटेबल नहीं बनाया जा रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हो रही, तो ये बदलाव तो नहीं, वो आगे से लीड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कुछ एनजीओज वगैरह हैं, एनजीओज हैं कुछ लोग जो एक तरीके से जो अपने जयराम रमेश जी हैं उनके द्वारा या औरों के द्वारा उनको एक्सेस मिल जाता है, जिनका ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। वो केवल जो है किताबी बातें करते हैं, उनको मास लीडर नहीं है, वो उनको एक्सेसिबिलिटी है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में तो कांग्रेस सिर्फ कुछ लोगों ने हाईजैक कर ली? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी। हरियाणा में जो है चंद लोगों ने जो है, 4-5 लोग हैं जो पार्टी को चला रहे हैं, बाकी लोगों की कोई पूछ नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर कुमारी शैलजा ने भी थोड़ा रिफ्रेन किया होता, लास्ट तक इस तरह की बयान ना दिए होते, तो सूरत हाल कुछ अलग होता, वो बाद में ये बातें रख सकती थी, लेकिन उन्होंने भी पूरी अपनी दिल की भड़ास इसी दौरान निकाली। अब निकालने ना, अब निकालने चाहिए ना उनको। और अब खामोश है। अब बोले वो जितना बोलना है। मैं नहीं बोला चुनाव के दौरान, मैंने कहा कि उससे नुकसान होगा पार्टी को। तो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई बात कहनी है तो सही वक्त को चुन के बोलना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चुनाव हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा स्टेट है, और अगर अब भी नहीं बोलेंगे तो शायद कभी भी नहीं बोलेंगे। और अगर अब हम नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम पार्टी से न्याय नहीं कर रहे, अपनी जो ज़मीर है उसको बेचना नहीं चाहता मैं। ये जब मरेंगे तो ज़मीर साथ जाएगी। ज़मीर जो है, अपनी ज़मीर को मैं ना तो बेच सकता हूँ, ना मैं समर्पण कर सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि हाई कमांड को ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्या कमियां रही हैं। कैप्टन अजय यादव, मैं ये इस बात पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि हाईकमान को पता नहीं है। जब टिकटें दी गई तो 72 टिकटें भूपिंदर सिंह हुड्डा के कोटे के लोगों को दे दी गई। ये तभी बहुत सारी चीजें क्लियर थी, और अगर नहीं पता है और अब भी नहीं पता है तो फिर कब पता लगेगा, या हम नींद से जागना ही नहीं चाहते? देखिए, 72 टिकट मिली, 75 मिली, कितनी मिली मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है, तो कागज़ों से बताया जा रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैक्सिमम जो है हुड्डा साहब की चली इस मामले में, टिकट के बंटवारे में। और जैसे मेरे कहने से 3-4 जगह रिकमेंडेशन मैंने दी थी। हालांकि ओबीसी के चेयरमैन होने के नाते कम से कम 10-15 जगह मुझे मौका मिलना चाहिए था। मैं अपने जो अच्छे कैंडिडेट थे, अब जैसे कश्यप समाज है, उनकी 1.5 लाख वोट करनाल में है, एक व्यक्ति को वहाँ टिकट नहीं दी। मैं कह रहा था भाई या तो घरौंडा में दे दो या किसी भी करनाल डिस्ट्रिक्ट। क्या आपको लगता है कि अब जिनकी लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा गया, अब उन्हें सामने आके इसकी जिम्मेदारी हार की लेनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि पीसीसी को टोटल ओवरहॉल करना चाहिए और पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मामन खान जैसे व्यक्ति जो ये कह दें कि मैं मेवात में जिन लोगों ने मेरे पे अत्याचार किया था या जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था, उनको मैं मेवात से चुन के बाहर निकालूंगा, उसका रिएक्शन सीधा हमारे यहाँ हुआ, क्यों साथ लगता हुआ एरिया है। उन्होंने उसको पूरा मीडिया ने उसको, जो इनका सोशल मीडिया है,
उसको चलाते रहे। मैं ईद में जो है हम जाते हैं, मैं इस्लाम का जो है उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं इस्लाम की इज़्ज़त नहीं करता। मैं वहाँ मैं गया था, वहाँ मैंने वो जो टोपी होती है अपनी जो मुस्लिम लोग पहनते हैं जाली वाली, वो पहनी हुई थी। उसको जो है दिखा के बीजेपी वालों ने, उनको तो मौका मिलना चाहिए हिंदू मुसलमान करने का, और वो करेंगे। उनका तो वो ना तो कॉलेज बनाएंगे, ना यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ना आईआईटी बनाएंगे, ना मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ना बस स्टैंड बनाएंगे, ना आप मेट्रो लेके आएंगे। लेकिन उनके पास एक बड़ा अच्छा मुद्दा है कि हिंदू खतरे में है। अरे 700 साल मुगलों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया, तो आज हिंदू खतरे में कैसे आ जाएगा? एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि वो संगठित होकर वेल मैनेज्ड तरीके से फोकस्ड होकर चुनाव लड़ा, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भारी पड़ा। मैं आपसे यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि वो एक मुद्दे को जब पकड़ लेते हैं, उस मुद्दे का इतना पीछा करते हैं कि जनता जो है वो उसमें भ्रमित हो जाती है। जैसे 15 लाख नौकरियां थी, 2 करोड़ रोजगार की बात थी। इस बार जो है हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव है, दलित राजनीति पे आके टिका इस बार का नैरेटिव हमारा इस बार हिंदू मुसलमान हो गया। हमारे यहाँ जो हमारी 11 सीटें जो हमने खोई हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम का हो गया कि हिंदू तो खतरे में आ गया। मेरे ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग मुझे कह रहे थे कि साहब कांग्रेस तो जो है आ जाएगी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर सारे मुस्लिम आ जाएंगे हमारे यहाँ। तो जो नैरेटिव इन्होंने जो बनाया गया और जो मिसमैनेजमेंट हुई, ये सब मिला के हम लोग चुनाव हारे। अब आगे क्या कैप्टन अजय यादव, लकीर को पीटने से अब कुछ बदलने नहीं वाला, आगे भी इतना सब कुछ हो चुका है। मेरी बात सुनो, मैं 25 साल मैंने रह लिया, फाइनेंस मिनिस्टर मैं रह लिया, रेवेन्यू मिनिस्टर मैं रह लिया, एआईसीसी का चेयरमैन मैं रह लिया। पार्टी ने मेरे अगर जो मेरा 35-37 साल का जो मेरा तजर्बा है, उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है तो इस्तेमाल कर ले। नहीं, हम तो आराम से घर बैठे हैं। मैं तो ये तो है नहीं कोई पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन कैप्टन अजय यादव इस चुनाव में बहुत कुछ दिखाया, कईयों के गढ़ टूटे तो कई अपने बच्चों को इस चुनाव में लॉन्च करने में कामयाब भी रहे। वो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कामयाब भी हो गए। तो अब आगे क्या देखते हैं? नहीं, बीजेपी ने जिनको लॉन्च, इंद्रजीत की बेटी जो है 3000 वोट से जीत रही है। सुरजेवाला का बेटा जयप्रकाश के बेटे 15वें राउंड में किरण चौधरी की बेटी 11,000 पीछे थी वो। हाँ, लेकिन कई तो अपने बच्चों को कामयाब हो गए। वो बीजेपी वाले ज्यादा हुए कामयाब, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो है इसको मैनिपुलेट किया उन्होंने, जिस तरीके से मैनिपुलेशन किया और ईवीएम का दुरुपयोग किया गया। क्या आपकी इसके बाद अब कुमारी शैलजा, सुरजेवाला, किसी से बातचीत हुई है? नहीं, मेरी तो रणदीप जी से बात जरूर हुई थी, और वो काफ़ी खफा थे वो भी। बाकी मेरी किसी से बात नहीं हुई। हाँ, हुड्डा साहब का कल टेलीफोन मेरे पास जरूर आया था, और वो मेरे चुनाव में भी आए थे, और दीपेंद्र भी हमारे चुनाव में आया था। मैं ये नहीं कहता कि वो मेरे चुनाव में नहीं आए, कि आदमी को इतनी बात कहनी चाहिए जितनी सही हो। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी, लेकिन मेरा ये कहना है कि अकेला हम ब्लेम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे डाल दें, तो ये एज ए होल जो है, जो मिसमैनेजमेंट था, वो पीसीसी का रोल था। पीसीसी को जो है वो टोटली जो है हुड्डा साहब के साथ था। जो पीसीसी हमारा प्रेसिडेंट है, उसकी अपनी अहमियत है ही नहीं कुछ। वो जो है एक लकीर पे चल रहा था। तो भूपेंद्र हुड्डा का आपको फोन आया, उन्होंने आपको क्या कहा? नहीं, वो तो कल वैसे ही पूछ रहे थे मेरे बेटे के बारे में कि वो चुनाव हार गया, कोई बात नहीं, और हम लोग उनके साथ हैं। उन्होंने सहानुभूति जता रहे थे मेरे को। लेकिन इस चुनाव के नतीजों में कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, ना मैंने बातचीत करी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब समय जो है उनसे बात कर, तो रोज ही करता था मैं उनसे बात तो करना है, हाईकमांड ने डिसाइड करना है ना कि आगे रणनीति क्या रखेंगे, किस प्रकार की रणनीति रखेंगे। पूरी जो लीडरशिप है हरियाणा की, उसमें बदलाव चेहरों में होना चाहिए और ओबीसी को महत्व देना चाहिए। ओबीसी के चेयरमैन को टूथलेस ना रखें। ओबीसी के चेयरमैन को कम से कम जो है इतनी तो शक्तियां दें कि वो एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी में बैठ जाए। ये तो चेयरमैन तो कुर्सी हमेशा रहेगी, इसमें मैं बैठता हूँ या कोई दूसरा बैठता है, लेकिन कुर्सी की अहमियत तो होनी चाहिए ना। SC ST माइनॉरिटी
और ओबीसी, इन लोगों को डिपार्टमेंट से निकालकर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, ताकि ये हमारा ट्रेजर होना चाहिए। हम अपनी मेंबरशिप करें, हम अपनी, जैसे यूथ कांग्रेस में होती है, महिला कांग्रेस में होती है। संगठन नहीं बना इतने सालों से, वो कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये भी गुटबाजी की वजह से संगठन नहीं बना। क्या उसके लिए कौन जिम्मेवार है? बाबरिया जिम्मेवार है, पीसीसी प्रेसिडेंट जिम्मेवार है, सीएलपी लीडर जिम्मेवार है, और हरियाणा के नेता जिम्मेदार नहीं है जिनके हाथ में कमान है। राहुल गांधी ने कम से कम 2 मीटिंग में कहा है कि 15 दिन में बना के दीजिए, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ। तो अगर राहुल गांधी की बात कोई नहीं सुन रहा, मैं यही तो बता रहा हूँ, ओबीसी का एजेंडा वो चला रहे हैं, वो नहीं चल रहा। आप जो, अगर राहुल गांधी जी कही बातें अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, उनकी बातों पर अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब लोग उनको फॉर ग्रांटेड समझ रहे हैं। तो कमियां कहाँ है? कमी कहाँ है? इसका मतलब उनकी लीडरशिप में कमी है, वो अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नीचे के या आसपास के लोगों में कैप्टन अजय यादव उनको इतना बिजी रखते हैं। कभी वो किसी प्रदेश में भेज देते हैं उनको, कभी किसी प्रदेश में भेज देते हैं, कभी किधर भेज देते हैं। उनके पास तो समय नहीं है। देखिए, बैठ के सारा कुछ दौरों से बात नहीं बनती है। मैनेजमेंट होती है बैठ के सलाह करके, हम लोगों को बुलाते, हम लोगों से पूछते भी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, ये किसका काम है, या हाईकमांड का है, हमारे से पूछते भी कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत नहीं है। वो बात आनी चाहिए थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हर बार बना दी जाती है और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की फाइलें कहीं ना कहीं दब जाती हैं। लोकसभा के बाद भी आई थिंक एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट का नहीं, हरियाणा की नहीं बनी। और अभी हरियाणा तो ये सोच रहे थे हम 5 सीट जीत गए, जबकि हम 8 सीट जीत सकते थे। आप देखिए, मेरे टिकट काटने का और किरण चौधरी के टिकट काटने का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हम वो श्रुति चौधरी भी अगर वहाँ से लड़ती वो जीतती, यहाँ से मैं लड़ता तो मैं जीतता। और आप देखिए कि भिवानी में जहाँ कह रहे थे कि किरण चौधरी के जाने से कुछ नहीं होगा, 4 की 4 सीटें वहाँ उसने जितवाई है वहाँ पर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी नेता के बाहर जाने से नुकसान नहीं होगा? ये कहना कि भाई कुछ नहीं है किरण चौधरी, कुछ नहीं है शैलजा, कुछ नहीं है कैप्टन अजय सिंह, आप बोल देते हैं, लेकिन हर आदमी, हमारे परिवार की 70 साल की हमारी जो है सेवाएं हैं इलाके के लिए। हम लोगों ने ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम कोई झोड़ा लेके नहीं घूमते हैं, केवल जो है बातें बनाना, किताबी बातें करना। ये जो किताबी बातें कर रहे हैं, उन लोगों ने हाईकमांड को घेरा हुआ है। जो ये सो कॉल्ड एनजीओज हैं, इन्होंने पूरे हाईकमांड को घुमा रखा है। खास तौर पर जयराम रमेश जी जो हैं, वो उनके सपलेसार हैं। और हरियाणा के नेताओं ने भी घेर रखा है। क्या इतनी बड़ी छाप है? कौन सी ऐसी चाबी है जो अपने पास तिजोरी की रखी हुई है, जिसके आगे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है? कैप्टन साहब, मैं तो जो कहना था कह दिया, इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कहा सारी बातें हमने कवर कर ली है। अच्छा कैप्टन अजय यादव, फाइनली अगर मैं पूछूं, ऐसा एक पल, क्योंकि आपने बोला कि 50 साल से ज्यादा की राजनीति आपके घराने की, 70 साल की 52 से हैं हम लोग। हाँ, 70 साल की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर कठिन दौर आपने ये देखा, तो क्या वो ये था जब आपका मन बहुत भर आया, या आपको तकलीफ हुई, या आपको लगा कि बहुत बेबसी है, जैसे कि किरण चौधरी ने कहा? तब भी हम तंग आ रहे थे। हाँ, हमारी नहीं बनी हुड्डा साहब से जब मंत्री थे। अब जो 2019 में ये कंसोलेशन था, चलो चिरंजीव बन गया एमएलए। इस बार जो है पर्सनल लॉस भी हुआ है, पार्टी को भी लॉस हुआ है, और 15 साल के लिए हम सत्ता से बाहर हो गए। हमारा हाल तो भी यूपी से ज़्यादा खराब हो जाएगा अगर हम लोगों ने अभी भी इस पे अगर हमने कोई करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ हरियाणा का हाल यूपी से ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये फाइनल वर्डिंग है मेरी। आपके करियर में ऐसा कोई टाइम आया कैप्टन अजय यादव, जब आपको लगा कि बस अब बहुत हो चुका है, अब मेरे से ये है समय, ये समय है अब, ये वाला ये जो समय दौर चल रहा है, ये 15 साल का वनवास जो हम लेंगे, हमारे कार्यकर्ता कब तक हमारी मदद करते रहेंगे? कार्यकर्ता टूट चुका है। 10 साल तो ये निकल के 5 साल और कार्यकर्ता कब तक हमारे लिए लड़ेगा? उसने अपने काम भी करवाने हैं, उसने अपने जो है तहसील के काम होते हैं, थाने के काम होते हैं, वर्कर के जो हैं अपने निजी काम होते हैं, वर्कर का नौकरी का मामला होता है। वो कहाँ जाएगा? वो कहीं और जगह ढूंढेगा।
अगर हम लोगों ने अभी सुधार नहीं किया, अभी डीलिमिटेशन होने वाला है, उसकी हमें तैयारी रखनी चाहिए। अब डीलिमिटेशन जैसा ये चाहेंगे वैसा होगा। हरियाणा में तो दोबारा से वैसे ही होगा। ये तो इस तरीके से करेंगे कि हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं, आधों को इधर डिवाइड कर दिया, आधों को डिवाइड उधर कर दिया। अभी आगे वैसे ऐसे ही होगा जैसे पहले चला था। पहले चौटाला साहब करके थे, अब बीजेपी करेगी मनमानी जैसे कि चाहे करेगी। क्या कर लेंगे हम हमारा? आपने कुछ सोचा है आगे? नहीं, देखते हैं, पार्टी बुलाएगी तो हम अपने राय दे देंगे। पार्टी हमें बुलाएगी, पूछेगी भाई, अगर उनको लगता है कि भाई मेरे तजर्बे की और मेरे जो करीबन 38 साल की राजनीति है उससे अगर कुछ वो मेरे से कुछ निकालना चाहते हैं, पार्टी के हित में कोई काम कराना चाहते हैं, तो हम अपने सुझाव जरूर देंगे। कभी ऐसा पल आया कि लगा अब छोड़ दिया जाए कहीं और? अब लग रहा है मेरे को, अब लग रहा है हाँ, कि अब मैं अपने कार्यकर्ताओं को कब तक पिटने दूंगा मैं, और केवल किन की गलतियों से? मेरे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पिछली बार चिरंजीवी को बनाया था और इस बार जीत के नज़दीक हो गए हम हार गए, तो चिंता तो है, चिंता का विषय तो है ही। और मुझे आज मैं खुलेआम इसलिए बात कह रहा हूँ कि मेरी कुछ स्टेक पे नहीं है। मैं अपनी राजनीति का जो स्वर्णतम जो समय था वो निकाल चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा पार्टी के लिए कुछ अपना योगदान दे सकूँ। पार्टी ने अगर मेरा योगदान लेना है तो ले, नहीं लेना है तो हम घर बैठे हैं। कोई ये तो है नहीं कि हम लोग भूखे मर रहे हैं या हम किसी से आगे मैंने तस्तरी फैलानी है, हाथ फैलाने हैं। तो छोड़ के कहीं और जाने का सोच? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कोई धक्का मारेगा तो बात दूसरी है, वरना हम तो लॉयलिस्ट हैं सोनिया गांधी जी के। मैं तो लॉयलिस्ट हूँ, पर हमेशा उनकी इज्जत करी है। उन्होंने मुझे पूरा मान सम्मान दिया, मुझे सीआरपी लीडर बनाया, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, मेरे को जो है एआईसीसी का ओबीसी का चेयरमैन बनाया तो सोनिया गांधी ने बनाया। लेकिन उनकी जो आज एब्सेंस है वो हमें अखर रही है। जितना उन्होंने 10 साल यूपीए सरकार चलाई है मनमोहन सिंह के साथ मिलके, एक मतलब विदेशी महिला होते हुए हमारी संस्कृति को अपनाया और इस देश के अंदर 10 साल राज चलाया। उनसे कुछ लोग सीख लें। अरे जो नोट करती है उनको हम चिट्ठी लिखते हैं, उनको जवाब आता है। आप इन नेताओं को किसी को चिट्ठी लिख के भेज दीजिए, अगर कोई आपका जवाब भी आ जाए तो मुझे बता दीजिए आप। तभी बड़ी हैरानी होती कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस चीज को आगे नहीं ले जा पाए। जो लेगेसी सोनिया गांधी जी की है, अगर उसको ये संभाल लें, जिस तरीके से वो चल रही थी उस तरीके से अगर ये चलें, लीडर्स को क्या चाहिए कि मुलाकात हो जाए। सोनिया गांधी जी के पास ये बात थी, हम मिल लेते थे, अपनी भड़ास निकाल लेते, जाके मिल लेते थे, अपनी बात कह देते थे, जो आज नहीं है। चलिए, बेहद शुक्रिया कैप्टन अजय यादव, हमारे साथ बहुत सारी अपनी दिल की बातें करने के लिए। ये दिल की तकलीफ है जो इन शब्दों के जरिए बाहर आई है। मुलाकात होगी तो बात बनेगी, लेकिन क्या हाईकमान एक्शन लेगा, क्या बदलाव होगा, ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।